Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा की इस श्रृंखला में हमने अभी तक बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में चर्चा की है और आज हम राष्ट्रवाद के बारे में अपनी चर्चा के दूसरे भाग में पहुंचेंगे और उसमें हम देखेंगे कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो राष्ट्रवाद से संबंधित हैं। यहाँ पर जो आज की जो पूरी चर्चा है उसमें जो मेरा प्रयास होगा वह मोटे तौर पर इस बात से संबंधित होगा कि किस तरीके से राष्ट्रवाद के भीतर समकालीन समय में कुछ खास तरह के विचार उभर कर सामने आए हैं और ये जो मैं समकालीन समय के विचारों की बात कर रहा हूँ उसी के संदर्भ में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि जो एक चुनौती है उदारवादी राष्ट्रवाद की या राष्ट्रवाद की विचारधारा के कारण जो चुनौती उत्पन्न हो सकती है वह क्या है, और उसकी तरफ तो मैं इशारा करूंगा ही, लेकिन मेरी कोशिश यह भी होगी कि मैं आज के इस लेक्चर में थोड़े संक्षेप में ही सही पर भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे दूं और ये जो हमारी जानकारी होगी वह मुख्य रूप से औपनिवेशिक दौर में किस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया, गांधी और टैगोर के बीच में किस तरह का वाद विवाद हुआ, इस पर हम ध्यान देंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिन्ना की या सावरकर की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी वह किस रूप में सामने आई और बाद के दौर में अलग अलग तरह की जो आलोचनाएं राष्ट्रवाद की या भारतीय राष्ट्रवाद की उभर कर सामने आई हैं वह किस तरह की हैं। तो मैं इन सारे बिंदुओं को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारी जो शुरुआत होगी वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म या सर्वदेशवाद की विचारधारा से होगी। मुझे यह उम्मीद है कि यह जो शब्द है कॉस्मोपॉलिटनिज्म या सर्वदेशवाद उससे आमतौर पर जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं परिचित होंगे और ये जो एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म शब्द है वह वर्तमान दौर में काफी प्रासंगिक है। प्रासंगिक वर्तमान दौर में इस अर्थ में है कि हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर आर्थिक स्तर पर देशों के बीच में संबंध बढ़ा है और यह जो संबंध है वह इस सीमा तक बढ़ा है कि हम ये देख सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के देश हैं उनके बीच में न सिर्फ वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, न सिर्फ बाजारों के बीच में एक साझापन उभर कर आया है, बल्कि लोग एक देश के दूसरे देशों में जा रहे हैं। एक तरीके से यह बहुत ही पुरानी परिघटना है। मानव सभ्यता के हर समय में लोग गतिशील रहे हैं, वे एक देश तक सीमित नहीं रहे हैं बल्कि वहां से आगे बढ़ते हुए वे दूसरे देशों तक गए हैं। लेकिन जो प्रमुख बात पिछले 30 वर्षों में उभरकर सामने आई है, खासतौर पर 1990 के दशक के समय से, वह यह है कि जो राष्ट्र राज्य की सीमाएं हैं वह काफी हद तक कमजोर हुई मानी जा रही हैं और इसी संदर्भ में एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म या सर्वदेशवाद की भावना उभर कर सामने आई है। यानी कि यह एक तरीके से विश्व नागरिकता का एक आधार प्रस्तुत करता है या पूरी दुनिया को अपने देश की तरह या एक गांव की तरह, ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है उस रूप में देखने का प्रयास करता है। अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो पूरी दुनिया को अपने घर मानने की जो एक सोच है वह हमेशा से मौजूद रही है भारत की चिंतन में। लेकिन वैश्वीकृत दुनिया में या राजनीतिक पश्चिमी राजनीति विज्ञान की दुनिया में अगर हम इस पहलू पर ध्यान दें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गांव की, वैश्विक गांव की परिकल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से आप राष्ट्रवाद की जो बुनियादी तर्क है उसको कमजोर कर रहे होते हैं और यही बात कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में सच है। अगर हम प्राचीन ग्रीस की बात करें तो वहां पर एक नगर राज्य या सिटी स्टेट की परिकल्पना होती थी, लेकिन नगर राज्य की परिकल्पना को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए डायोजेनस नामक विचारक ने यह विचार व्यक्त किया
कि वे किसी एक सिटी स्टेट से खुद को जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं, बल्कि वे खुद को एक कॉस्मोपॉलिटन के रूप में देखते हैं। और आधुनिक समय में इमैनुअल कांट के विचारों में इसको देखा जाता है, जिन्होंने एक देश की सीमाओं से परे जाकर चिंतन करने, लोगों से मेल-जोल करने की बात पर जोर दिया। लेकिन उनकी जो एक विश्व सरकार की अवधारणा थी, वो विकसित अवधारणा नहीं थी। मोटे तौर पर वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि अगर दूसरे देश से कोई व्यक्ति आपके देश में आता है, तो आपको खुले मन से उसका स्वागत करना चाहिए और उसके साथ एक बेहतर व्यवहार की मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए। और इमैनुअल कांट के इस लेखन का या इस चिंतन का जो समकालीन समय में दूसरे तरीके से जो एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म की अवधारणा भरकर सामने आई है, उसमें काफ़ी सहारा लिया जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। अब इसमें बहुत सारे चिंतकों ने कॉस्मोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में सैद्धांतिकरण करने का प्रयास किया है। और इस संदर्भ में एंड्रयू लिंकलेटर ने यह विचार व्यक्त किया कि वैश्वीकरण के कारण सार्वभौमिकतावाद और सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हुई है। और उनके अनुसार इसने एक ऐसी व्यापक व्यवस्था के लिए अवसर तैयार किया है, जिससे पूरी मानवता का हित हो सकता है। सामाजिक विघटन का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर एक ऐसे मूल्य पूरी दुनिया में विकसित हो रहे हैं, जहाँ पर लोग एक तरीके के पेय पदार्थ को, एक तरीके के खान-पान को, एक तरीके की चिंतन प्रणाली को अपना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अलग-अलग देशों की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो कमजोर हुई हैं, वो विघटन की तरफ बढ़ी हैं। तो इससे एक ऐसी संभावना विकसित हो रही है एंड्रयू लिंकलेटर के अनुसार, जो कि काफी हद तक पूरी मानवता के हित को साधने का काम कर सकती है, जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ खुद को पा सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि ये जो पूरी अवधारणा है कॉस्मोपॉलिटनिज्म की, वह अलग-अलग रूपों में विकसित हुई है। जब मैं अलग-अलग रूप की बात कर रहा हूँ, तो उसका एक आयाम जो है वो वैश्विक न्याय या ग्लोबल जस्टिस के पूरे डिबेट्स की तरफ से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा, व्यवहारिक स्तर पर हम देख सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन जैसी जो संकल्पनाएं काफी हद तक व्यवहारिक रूप से सफल होने की तरफ आगे बढ़ रही थी, वो भी इसका एक उदाहरण थी। लेकिन हम यह देख सकते हैं कि जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की पूरी अवधारणा है, उसकी अपनी सीमा है। हमने यह देखा है, अगर हम पिछले 30 सालों के घटनाक्रम पर नजर डालें, तो हमें पाएंगे कि जो अलग-अलग तरीके के नेशन स्टेट हैं, वे अपनी बुनियादी पहचान को पूरी तरीके से वैश्विक या फिर हम कहें महाद्वीपीय स्तर पर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो महाद्वीपीय संस्था ही थी, तो महाद्वीपीय स्तर पर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वो उसी सीमा तक अपने राष्ट्र राज्य की सीमाओं से आगे जा रहे हैं, जहां पर उनके अपने देश का हित नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होता। और जहां ऐसी स्थिति आती है, वहां पर कई सारे देश, मिसाल के तौर पर ब्रिटेन ने भी खुद को यूरोपियन यूनियन से अलग करने का फैसला लिया, या वहां के लोगों ने इस तरीके का फैसला लिया। तो ये जो एक पूरी प्रवृत्ति है, और इसी संदर्भ में हम वैश्वीकरण को भी देख सकते हैं कि वैश्वीकरण की जो पूरी प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है कि उसने राष्ट्र राज्य को बिल्कुल प्रभावहीन कर दिया है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न राष्ट्र राज्यों की जो सरकारें हैं, वे प्रभावहीन हो गई हैं। हाँ, यह जरूर हुआ है कि उनकी भूमिका बदली है, और उनकी इस बदलती हुई भूमिका में जो निजी पूंजी है, जो बहुराष्ट्रीय कैपिटल है, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनका प्रभाव बढ़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सरकारें या ये राष्ट्र राज्य की सीमाएं बिल्कुल महत्वहीन हो गई हैं। तो हमें यह समझना होगा कि जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की जो पूरी अवधारणा है, वो विचार के स्तर पर तो काफी मजबूत है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने राष्ट्रवाद की पूरे सोच को प्रभावहीन कर दिया है। निश्चित रूप से जिन देशों में कॉस्मोपॉलिटनिज्म की जो प्रभावित करने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले तत्व रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो देश वैश्वीकरण से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, वहां पर तुलनात्मक रूप से राष्ट्रवाद बहुत उग्र रूप में सामने नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे देशों में यह उग्र रूप में भी सामने आया है, और अगर यह उग्र, अगर हम शब्द इस्तेमाल ना करें, तो मैं कह सकते हैं कि काफी हद तक रूढ़िवादी तरीके से सामने आया है। मिसाल के तौर पर हाल के समय में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नीतियों को देख सकते हैं, जहां पर अमेरिकन फर्स्ट या अमेरिका के लोगों के इंटरेस्ट को प्राथमिकता देने का नारा देकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जीत हासिल की।
और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वैश्वीकरण की बात करने के बावजूद सरकारों ने अपने देश के लोगों के हितों को ज्यादा वरीयता दी। तो मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है वो एक विचारधारा के रूप में या एक विचार के रूप में काफी मजबूती से उभर कर सामने आया है पिछले 2 या 3 दशकों में, और इस रूप में इसने राष्ट्रवाद की जो पूरी सोच है उसको प्रभावित किया है, उसे एक तरीके से चुनौती दी है। लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर हम इसके काम करने के तरीके, इसके तर्कों को, इसके द्वारा मतलब जो विद्वान इसका समर्थन कर रहे हैं उनके तर्कों को देखें और हम व्यवहारिक स्तर की घटनाओं को देखें, तो हम ये पाएंगे कि यह जो पूरी विचारधारा है कॉस्मोपॉलिटनिज्म की, वह बहुत मजबूती से राष्ट्रवाद को चुनौती नहीं दे पाई है और कई स्थानों पर राष्ट्रवाद के नाम पर देशों ने कॉस्मोपॉलिटनिज्म के विचारों को नकारा भी है। दूसरे स्तर पर हम ये देख सकते हैं कि चिंतन के स्तर पर ही एक वैश्विक न्याय की अवधारणा है जो काफी मजबूती से आगे बढ़ी है कॉस्मोपॉलिटनिज्म थिंकिंग के साथ, और इस वैश्विक न्याय की अवधारणा ने भी देश की सीमाओं से आगे जाकर सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। अब अगर हम वैश्विक न्याय के पूरे विमर्श को समझें तो इसका अर्थ यह है कि पूरी दुनिया को एक इकाई माना जाए और उसके आधार पर इस बात पर विचार किया जाए कि किस तरीके से संसाधनों का वितरण होना चाहिए। इस संदर्भ में जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है अ थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उसमें उन्होंने प्रिंसिपल 2A में एक ऐसी नीति अपनाने पर जोर दिया है जिससे समाज के लीस्ट एडवांटेज लोगों को फायदा हो। तो उनका जो यह प्रिंसिपल था उसके बारे में टॉमस पोगे और चार्ल्स बिट्स ने यह तर्क दिया कि इसे पूरी दुनिया पर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन खुद जॉन रॉल्स ने इसे नकार दिया और बाद में वैश्विक न्याय का एक सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने द लॉ ऑफ पीपल्स की रचना की, जिसमें उन्होंने लिबरल और नॉन लिबरल सोसाइटीज के बीच में अंतर किया, डिसेंट सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। और मोटे तौर पर जो उनका कहना था, या अगर हम बहुत संक्षेप में इसको समझना चाहें तो रॉल्स जो हैं वो अमीर देशों के गरीब देशों के प्रति लगातार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को नकार देते हैं। उनका यह कहना है कि अगर कोई देश पिछड़ा है तो वहां पर संस्थाओं के निर्माण में अमीर देश एक बार मदद कर सकते हैं, लेकिन यह एक कॉन्टिन्यूअस, यह एक लगातार मदद नहीं हो सकता है। और बाद में उनके जो स्टूडेंट हैं टॉमस पोगे, उन्होंने भी ग्लोबल जस्टिस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तर्क दिया और उन्होंने यह कहा कि जो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो असल में गरीब देशों को नुकसान की स्थिति में रख रही हैं और वो अमीर देशों के फायदे के लिए काम कर रही हैं। और उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि जो अमीर देश हैं उनके जितना उनका कुल जीडीपी है, अगर वो उसका 1% भी ईमानदारी से गरीबी को हटाने पे खत्म कर दे तो पूरी दुनिया में खुशहाली लाई जा सकती है। लेकिन इस पूरे चिंतन में जो वैश्विक न्याय से जुड़ा हुआ है, अगर हम ध्यान दें तो कहीं भी यह नहीं कहा जा रहा है कि राष्ट्र राज्य की सीमाएं जो हैं वो अप्रासंगिक हो गई हैं या राष्ट्र राज्य को खत्म कर देना चाहिए। निश्चित रूप से यह अपने राष्ट्र को ही आखिरी सत्य मानकर उसी से जुड़े रहने, उसी से चिपके रहने की जो पूरी सोच है उससे आगे जाता है और यह प्रत्येक व्यक्ति में यह चेतना भरने की कोशिश करता है कि दुनिया के जो दूसरे गरीब लोग हैं उनके प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है। तो यह इस लिहाज से राष्ट्रवाद की सीमा से आगे जाकर सोचने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह भी जो राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य की पूरी संकल्पना है उसको एक गहरी चुनौती देता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हम एक दूसरी धारा पर बात करें जो कि काफी महत्वपूर्ण है और जो इस बात से जुड़ी हुई है कि वर्तमान समय में जो उदारवादी राष्ट्र हैं, जो अलग अलग तरीके के उदारवादी देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया है, जिन्होंने विभिन्न संविधानों के माध्यम से अपने शासन का संचालन करने का फैसला किया है, यानी कि जहां पर अथॉरिटेरियन रूल नहीं है, जहां पर सत्तावाद नहीं है। तो अगर हम ऐसे देशों को देखें तो उनमें से अधिकांश देश जो हैं वो एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसे कि हम एक बड़े देश के भीतर जो छोटे या कुछ बड़े अल्पसंख्यक समूह होते हैं जो कि अपनी अलग पहचान की मांग करते हैं, जो सिजेशन की या पृथकता की के आंदोलन के रूप में जिन्हें कई बार देखा जाता है, मैं उस समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो,
कुछ अलग स्वरूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कई अन्य देशों में भी, इंग्लैंड में भी इस तरीके की समस्या मौजूद है। और यह समस्या जो है वह मोटे तौर पर क्या है? इस समस्या को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि एक जो बड़ा राष्ट्र राज्य है, उसके भीतर कई अलग-अलग तरीके की राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। कई अलग-अलग तरीके की नेशनैलिटी वाले लोग हो सकते हैं और वो अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। तो ऐसे में जब एक बड़ा समूह होता है, तो उसको किस तरीके से जो राष्ट्रवाद की या एक राष्ट्र राज्य की व्यापक रूपरेखा है, उसमें कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे एकोमोडेट किया जाए, ताकि वो खुद को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मांग को छोड़ दे। यानी कि जिस रूप में राष्ट्र को परिभाषित किया गया, उस परिभाषा को यह फैलाने की कोशिश है। यानी कि यह ऐसी कोशिश है जिसमें यह कहा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्र के भीतर जितने सारे समूह हैं, वो एक ही तरीके के सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करें। कुछ जो सांस्कृतिक मूल्य हो सकते हैं, वो बहुत ही सतही, बहुत ही हल्के हो सकते हैं और 2 बड़े-बड़े समूह या 2 से ज़्यादा समूह बहुत अलग तरीके से अपनी संस्कृतियों का अनुपालन करते हुए कुछ बुनियादी मुद्दों पर, बहुत ही न्यूनतम बुनियादी मुद्दों पर सहमत होकर एक राष्ट्र राज्य के रूप में खुद को संगठित कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस तरीके का जो राष्ट्र राज्य होगा या इस तरीके का जो राष्ट्र होगा, उसके भीतर विविधता ज़्यादा होगी और यह एक रूप राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है, उससे अलग जाएगा। अब अगर हम बहुसंस्कृतिवादियों की बातों पर विचार करें और यहाँ पर मैं विल किमलिका के लेखन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। विल किमलिका एक बहुसंस्कृतिवादी चिंतक हैं और इसके अलावा भीखू पारेख और दूसरे कई चिंतकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। और मुख्य रूप से अगर आप जो बहुसंस्कृतिवाद की जो पूरी अवधारणा है, उस पर ध्यान दें, तो जैसा कि जैसी आलोचना उदारवादियों के समुदायवादियों ने की, सैद्धांतिक स्तर पर इसे एकोमोडेट या एक तरीके से उदारवाद के दायरे में समाहित करने का प्रयास बहुसंस्कृतिवादियों ने किया। विल किमलिका ने अपनी पुस्तक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थियोरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स में समानता के सिद्धांत को पुनः परिभाषित करने की कोशिश की। वे इसे बहुसांस्कृतिक वर्तमान के रूप में से सुसंगत बनाने का प्रयास करते हैं। विल किमलिका राष्ट्र राज्यों में मौजूद विविधता को एक सार्वभौमिक तथ्य मानते हैं। वे यह कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यह कह सके कि वो पूरी तरीके से होमोजेनस है। हर देश के भीतर बहुत अलग-अलग तरीके के समूह होंगे। यह जरूर हो सकता है कि कुछ देशों में ये जो अलग-अलग तरीके के समूह हैं, वो तुलनात्मक रूप से छोटे होंगे या कम होंगे, लेकिन चाहे वो कैसा भी देश हो, मिसाल के तौर पर हम नेपाल का उदाहरण लेते हैं। क्या नेपाल के सभी लोग एक ही सांस्कृतिक मूल्य का पालन करने वाले हैं? मोटे तौर पर नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, जहाँ हिंदुओं का बहुमत है और वहाँ पर वो छोटा देश है, तो विविधता होने की उम्मीद कम है। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ भी मधेसी और पहाड़ी लोगों के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, हर देश में एक ऐसा अल्पसंख्यक समूह होता है। तो जो रियलिटी है, उसकी तरफ बहुसंस्कृतिवादी हमारा ध्यान दिलाते हैं और वह रियलिटी या वह यथार्थ क्या है कि दुनिया के तमाम देश जो हैं, वो मौजूदा समय में एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के रूप में है और शायद ग्लोबलाइजेशन के बाद ये प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ी है। तो वो इसी संदर्भ में जो एक राष्ट्रवाद हो सकता है, उसको एक लचीले या एक थिन नेशनलिज्म के रूप में तैयार करने की कोशिश करते हैं। किमलिका का मानना है कि कोई राष्ट्र राज्य पूरी तरीके से होमोजेनस होने का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन पश्चिमी राजनीतिक परंपरा में जातीय सांस्कृतिक टकराव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बजाय बहुत से सिद्धांतकारों ने एक पॉलिस की अवधारणा को आदर्श माना है जो पूरी तरीके से समरूपी हो, पूरी तरीके से होमोजेनस हो। पश्चिमी राष्ट्र राज्यों में अल्पसंख्यकों को खत्म करने, उन्हें अपने में मिला लेने या बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। किमलिका ने उदारवादी रूपरेखा के भीतर अल्पसंख्यक अधिकारों की अवधारणा को समायोजित करने का प्रयास किया है। विल किमलिका ने प्रतिनिधित्व और सदस्यता की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की है जो सांस्कृतिक और समूह विभेदों को समायोजित करती है। यानी कि जो एक बड़ा समाज है, उसके भीतर जो कल्चरली जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके के समूह हैं,
उन्हें यह समायोजित करने का प्रयास करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि निम्नलिखित तरीके को अपनाकर लोकतांत्रिक नागरिकता की रूपरेखा के भीतर राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और जातीय समूहों की मांगों को समायोजित किया जा सकता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि सभी नागरिकों के सामान्य अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा हो, जो देश में सबके लिए हो। इसमें मुख्य रूप से ये अधिकार सम्मिलित हैं। पहला, एसोसिएशन या सहचर्य बनाने का अधिकार, अपना धर्म मानने का अधिकार, अभिव्यक्ति और कहीं भी आने जाने की आजादी का अधिकार। साथ ही किसी समूह द्वारा अपनी जो उसके विभेद होते हैं, जो उसका एक डिफरेंस होता है, उसकी सुरक्षा के लिए उसको राजनीतिक संगठन बनाने की आजादी भी मिलनी चाहिए। और दूसरे स्तर पर वे कहते हैं कि विशेष कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सांस्कृतिक विविधता को एक एकोमोडेट किया जाना चाहिए। इसमें विशिष्ट समूहों के अधिकारों की गारंटी सम्मिलित होती है। और यहीं पर किमलिका मुख्य रूप से तीन तरीके के ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स या समूह विभेदीकृत अधिकारों के बारे में बात करते हैं। पहले स्तर पर वे स्वशासन के अधिकार पर जोर देते हैं। जो स्वशासन का जो अधिकार है वह सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उस संदर्भ में। और वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई एक देश है जो कि काफी बड़ा है और उस देश के भीतर एक बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, तो किस तरीके से उस बड़े अल्पसंख्यक समूह के जो सेल्फ गवर्नेंस का जो राइट्स है उसको मान्यता देकर एक व्यापक राष्ट्र राज्य की सीमा के भीतर उसे एकोमोडेट किया जा सकता है। और इस संदर्भ में वे एग्जाम्पल देते हैं कनाडा का। कनाडा में अगर हम पूरे कनाडा को देखें तो उसमें अधिकांश राज्य जो हैं वो एंग्लोफोन है। एंग्लोफोन का मतलब हुआ अंग्रेजी भाषी है। लेकिन एक प्रांत क्यूबेक जो है वह फ्रैंकोफोन है या फ्रेंच भाषी लोग वहां पर रहते हैं। और ये फ्रेंच भाषी लोग इतने ज्यादा अपनी भाषा को लेकर एक संवेदनशील हैं कि ये किसी भी स्तर पर अंग्रेजी को थोपे जाने का विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि उनके यहाँ की जो दुकानें हैं वहां पर फ्रेंच लिखा हो, उनके बच्चे जो हैं वो फ्रेंच स्कूलों में पढ़ने जाए और अंग्रेजी कहीं से भी थोपी ना जाए। तो इस स्थिति में जो विल किमलिका हैं वो यह कहते हैं कि काफी हद तक जो फ्रैंकोफोन लोग हैं या जो क्यूबेक प्रांत है उसकी जो मांग है उसको मान लेना उदारवादी मूल्यों के खिलाफ नहीं है। अगर वहां के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने व्यक्तिगत अधिकारों का उपयोग करते हुए शिक्षा अंग्रेजी में हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जो शासन की जो पूरी नीति है, अगर वहां के लोग बहुमत का जो एक इरादा है, जो पूरे समूह है वो यह चाहता है कि वो फ्रेंच भाषा में हो, तो उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ये जो एक बड़ा देश कनाडा है जो मोटे तौर पर अंग्रेजी भाषी लोगों का देश है, उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा या उसे इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और कनाडा ने एक्चुअली व्यवहार में ऐसा किया भी है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि विल किमलिका का जोर इस बात पर है कि जो एक बड़ा समूह होता है किसी भी राष्ट्र राज्य के भीतर जो कि सेल्फ गवर्नेंस की मांग करता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि मौजूदा राष्ट्र राज्य की जो परिकल्पना है या मौजूदा स्तर पर राष्ट्रवाद को जिस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है उसमें उसकी अपनी पहचान समायोजित नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उस बड़े समूह को स्वशासन का अधिकार दिया जा सकता है। स्वशासन का अधिकार सिजेशन या पृथकता का अधिकार नहीं है। स्वशासन के अधिकार का अर्थ है कि वह अधिकांश मामले जो हैं वह अपने तरीके से संचालित कर सकता है। और जो बड़ा राष्ट्र राज्य है जैसे कि कनाडा, तो उससे क्यूबेक का जुड़ाव कुछ बुनियादी मुद्दों पर रहेगा, लेकिन हर जो रोज रोज का मसला है जो क्यूबेक के लोगों की जिंदगी है उसमें जो कनाडा की जो फेडरल सरकार है उसकी दखलंदाजी कम से कम होगी। तो ये जो एक सोच है वह काफी हद तक जो एक ऐसी राष्ट्रवाद की परिकल्पना है जिसमें कि पूरी तरीके से एक शक्ति का केंद्रीकरण हो या कम से कम कुछ बुनियादी ऐसे पहचान हो जिस पर सभी लोग एकजुट हों और किसी प्रकार की असहमति की जहां गुंजाइश नहीं होती है उसको यह पीछे करता है। और यह एक ऐसे राष्ट्रवाद की भूमिका को स्वीकार करता है जहां पर अलग तरीके की पहचान या अलग तरीके की सोच रखने वाले लोगों को भी व्यापक अधिकार दिया जाता है। दूसरा बहुजातीय अधिकार की परिकल्पना है।
बहुजातीय अधिकार जो है वह मल्टी एथनिक राइट्स जो हैं उसके बारे में किमलिका का कहना है कि जो छोटे-छोटे समूह होते हैं एक राष्ट्र के भीतर, उनके ऊपर व्यापक पहचानों को थोपने की बजाय ज़रूरत इस बात की है कि उनके जो अधिकार हैं, उन्हें मान्यता दी जाए। अब इस संदर्भ में थोपने का यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि सीधे तौर पर यह कहा जाए कि आपको इसी तरीके से ज़िंदगी जीनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यह स्थिति होती है कि एक समूह है जो कि बहुत छोटा है, अगर 100 लोग हैं तो उस समूह से मात्र 7 या 8 लोग हैं, तो उस समूह के पर अगर बाकी 90 लोग एक तरीके से रह रहे हैं, तो उस समूह पर भी इसी तरीके से जीवन यापन करने का दबाव बनता है। तो उसके जो ग्रुप राइट्स हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए ज़रूरी यह है कि उस समूह के लोगों को एक ऐसा अधिकार दिया जाए जिससे वो अपनी पहचान को अभिव्यक्त कर सके। तो यह जो अधिकार है उसको वो एक मल्टी एथनिक राइट्स के रूप में देखते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति करने का अधिकार हो, अपने पर्व त्योहारों को मनाने का अधिकार हो। तो आम तौर पर मौजूदा समय में ऐसे छोटे समूह अधिकांश देशों में पाए जाते हैं। विल किमलिका का मुख्य इशारा पश्चिमी देशों की तरफ है, जहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो अलग-अलग देशों से आकर वहाँ बसे हैं या वो वहाँ काम के लिए रह रहे हैं। तो इसलिए उनका यह कहना है कि उनको अपनी जो अधिकार है उसको व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। तो यह भी एक तरीके से जो राष्ट्रवाद की पूरी सोच होती है, उसको काफ़ी उदारवादी तरीके से प्रस्तुत करने का एक माध्यम हो सकता है या एक ऐसा माध्यम है। अंत में वो एक विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज के ऐसे तबके, मिसाल के तौर पर वृद्ध व्यक्ति, बच्चे या महिलाएं या फिजिकली या फिर विजुअली चैलेंज्ड लोग जो होते हैं, जो कि जिन्हें अपने लिए बातों को रखने वाला कोई नहीं मिलता है कई बार। तो ऐसे लोगों को विशेष रिप्रेजेंटेशन का राइट्स देना चाहिए ताकि उनकी बातें उभर कर सामने आ पाएँ। राष्ट्रवाद के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक जो थिन नेशनलिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो एक उभर कर सामने आता है मल्टीकल्चरलिज्म के थ्रू। यानी कि एक राष्ट्रवाद हो लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो एक तरह की पहचान या थिक नेशनलिज्म की यही कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको कि मान कर ही कोई राष्ट्रवादी हो सकता है या राष्ट्र का सदस्य हो सकता है। इस तरीके की सोच को थिन नेशनलिज्म दूर करता है और वह इस बात पर ध्यान देता है कि किस तरीके से विविध समूहों को, डाइवर्स ग्रुप्स को एक राष्ट्र राज्य की रूपरेखा के भीतर एकोमोडेट किया जाए, उन्हें या उनके अधिकारों को उसमें समायोजित किया जाए। तो ये जो मल्टीकल्चरल एक थिंकिंग है, जिसके कि आमतौर पर मैं चूंकि राष्ट्रवाद के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे विस्तार से इसकी कमियों की तरफ नहीं जाऊंगा। बस आपका ध्यान इस बात पर मैं दिलाना चाहूंगा कि एक दूसरे चिंतक जो है विल किमलिका के अलावे विको पारिक, उन्होंने यह कहा कि इस तरीके की जो स्थिति है उसमें सिर्फ जो छोटा समूह है और जो बड़ा समूह है उनके अधिकारों के कानूनी बंटवारे की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके बीच में संवाद को बढ़ाने की जरूरत है। अगर लोग आपस में मिलेंगे, संवाद करेंगे तो वास्तविक अर्थों में वे मल्टीकल्चरल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। कई बार इसकी काफी आलोचना भी हुई है बहुसंस्कृतिवादी विचार की। कई बार यह कहा गया है कि इस विचार के सहारे एक बड़ा समूह जो है वो अपने देश के भीतर वही स्थिति ला सकता है जो स्थिति उसकी व्यापक राष्ट्र राज्य के भीतर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक बार फिर से वापस जाएं कनाडा के उदाहरण पे, तो हम यह देख सकते हैं कि क्यूबेक जो है वो व्यापक रूप से कनाडा के भीतर खुद को दबा हुआ महसूस करता है। तो अगर क्यूबेक को सेल्फ गवर्नेंस का राइट्स मिलता है, तो क्यूबेक के भीतर जो नॉन फ्रैंकोफोन यानी कि जो ऐसे समूह जो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी अगर हम स्थिति पर विचार करें तो फ्रैंकोफोन लोगों को, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को सेल्फ गवर्नेंस का राइट्स मिलने के बाद इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि जो लोग फ्रेंच भाषा नहीं बोलते हैं और वो जो क्यूबेक में रहते हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। वो उल्लंघन सीधे तौर पर भले ना हो, लेकिन वो लोग काफी दबाव का सामना करेंगे। वो वैसा ही दबाव होगा जैसा दबाव क्यूबेक के लोग एक व्यापक कनाडा के भीतर महसूस कर रहे हैं। तो एक तरीके से यह समूहों को
अधिकार देकर उनके हाथों में एक दमन का अस्त्र पकड़ा देता है, ऐसी आलोचना की जाती है बहुसंस्कृतिवाद की। लेकिन जो बात हमें याद रखने की जरूरत है, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी चर्चा के लिए, वह यह है कि जो बहुसंस्कृतिवाद है उसने राष्ट्रवाद के विचार को आंतरिक रूप से एक उदार बनाने का प्रयास किया है। यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो जनसंख्या के विविध समूहों पर एक ही तरह की पहचान थोपे, बल्कि राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए जो जनसंख्या के विविध रूपों की जो एक विभिन्नता है, जो उनकी डाइवर्सिटी है, जो उनका डिस्टिंक्टिवनेस है, जो उनकी अपनी खासियत है, उसके साथ स्वीकार करे। और इसे स्वीकार करने मतलब उन लोगों को स्वीकार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान वो उनकी जो अपनी विशिष्टता है उसे भी माने और इसके लिए उन्हें सेल्फ गवर्नेंस का राइट्स दे। तो इस लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के रूप में हम बहुसंस्कृतिवाद को मौजूदा समय में देख सकते हैं, जो राष्ट्रवाद के विचारों को की सीमाओं को भी एक तरीके से बताता है और उसे एक राष्ट्र राज्य के भीतर से एक कैसे उसे उदार बनाया जा सकता है या कैसे उसके भीतर विविध समूह को लाया जा सकता है, इसके बारे में भी विचार रखता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद को देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद पर विचार करें तो एक तो सबसे पहले मैं आपके सामने एंडरसन की वह बात रखूंगा जिसमें कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, बेनेडिक्ट एंडरसन, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली अपने लेक्चर में बातचीत की थी कि वो नेशनलिज्म को इमेजिन्ड कम्युनिटीज के रूप में देखते हैं और उसको वो प्रिंट कैपिटलिज्म से जोड़ते हैं। यानी कि जब प्रिंट उभर कर सामने आया, जब किताबों को छापा जाने लगा, अखबारों को छापा जाने लगा और जो कैपिटलिज्म की जरूरत हुई उसके हिसाब से एक इमेजिनेशन क्रिएट किया गया कि किस रूप में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिकल्पना कर सकते हैं। तो वहां पर एक जो महत्वपूर्ण बात बेनेडिक्ट एंडरसन करते हैं वो ये कि एक मॉड्यूलर नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रवाद है उपनिवेशित देशों में, कोलोनाइज्ड कंट्रीज में या कॉलोनीज में, जैसे हमारा देश भी एक समय अंग्रेजों की एक कॉलोनी ही था, उपनिवेश था, तो एंडरसन कहते हैं कि ये जो कॉलोनीज में जो नेशनलिज्म गया वह असल में जिन देशों ने उन पर आधिपत्य जमाया था, उन्हें अपना उपनिवेश बनाया था, उनके द्वारा गया। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में, भारत में वह अंग्रेजों के माध्यम से आया। तो यह उनका यह कहना है कि वो एक रूप था और बाकी सारे देशों ने उसको अपने लिए ग्रहण किया। तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटेन के राष्ट्रवाद से प्रेरित हुआ। बाद में पार्था चैटर्जी ने इसकी बहुत ही मजबूत आलोचना प्रस्तुत की और उन्होंने नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स नाम की जो उनकी पुस्तक है, जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने विचार रखा कि जिस तरीके से जो एंडरसन अपनी बातों को कह रहे हैं, तो एक तरफ वो इमेजिन्ड कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं कि यह एक नेशनलिज्म एक इमेजिनेशन का नतीजा है, और दूसरी तरफ वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए बोल दे रहे हैं कि उन्होंने अपने जो उनको कॉलोनी बनाने वाले जो देश थे, जो उनको जिन्होंने उन पर उपनिवेशवादी शासन किया, उनके राष्ट्रवाद की अवधारणा को पूरी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। तो चटर्जी पूछते हैं तो फिर कि इस तरीके के जो उपनिवेश हैं जैसे हिंदुस्तान, वहां के लोगों के पास इमेजिनेशन करने के लिए क्या रहा? तो वो तो फिर इमेजिन्ड कम्युनिटीज नहीं हुई, इमेजिनेशन तो किसी और का रहा, और अगर एंडरसन की ही बात को माने तो हिंदुस्तान के लोगों ने सिर्फ उसको ग्रहण कर लिया। तो चटर्जी इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं और वो अलग तरीके से एक पूरा वर्णन देते हैं कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद किस तरीके से सामने आया। लेकिन अगर हम बिल्कुल सामान्य अर्थों में हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की उभार की बात करें तो हम यह पाएंगे कि अलग अलग धाराएं हिंदुस्तान में रही राष्ट्रवाद को लेकर। जो एक बड़ी धारा थी, जो कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें यह माना गया कि हिंदुस्तान जो है वो एक बनता हुआ राष्ट्र है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि एक भावना के साथ हिंदुस्तान के लोगों के भीतर यह चेतना धीरे धीरे बढ़ रही है कि उनके भीतर बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन उन विविधताओं के बावजूद वो कुछ खास पहचानों के साथ एक राष्ट्र के प्रति जुड़े हुए हैं, वो भारत के प्रति जुड़े हुए हैं।
तो ये एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया और यह कहा गया कि जो भारत का राष्ट्रवाद है उसकी विशेषता है कि यहाँ पर विविधता में भी एकता है। तो कोई एक ऐसी धर्म या भाषा जैसी जो एक आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि यह पश्चिम में उभर कर आए राष्ट्रवाद की बुनियादी विशेषता थी, वैसी विशेषता भारत के राष्ट्रवाद में नहीं थी। भारत का राष्ट्रवाद एक दूसरे संदर्भ में अपने आप को विकसित कर रहा था, जहाँ भाषा की विविधता थी, जहाँ धर्म की विविधता थी, जहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता थी, और इन सब से अलग हटकर जो एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, उसमें एक सूत्र में बांधने का काम उस आंदोलन ने हिंदुस्तान के लोगों किया, और निश्चित रूप से उसमें औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए कई परिवर्तनों ने भी भूमिका निभाई। मिसाल के तौर पर रेलवे का स्थापित होना, या फिर निश्चित रूप से जो प्रिंट मीडिया है उसका उभार, तो इन सब चीजों ने भी एक जोड़ने का काम किया। यहाँ पर अलग अलग तरह की धाराएं आई जिन्होंने राष्ट्रवाद को या राष्ट्रवाद की इस परिकल्पना को प्रश्नांकित किया, जिस पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों पर ध्यान देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही मजबूती से राष्ट्रवाद की विचारों की आलोचना प्रस्तुत की, और इस संदर्भ में उन्होंने जो गांधी का पूरा चिंतन था उससे भी प्रश्नांकित किया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम सभी, मुझे यह उम्मीद है कि हम सभी को यह अंदाजा होगा कि वो हमारे देश के एक प्रमुख कवि और समाज में नई चेतना लाने वाले चिंतक के रूप में रहे हैं। और इस रूप में रविंद्रनाथ टैगोर की जो पूरी चिंतन प्रणाली है उसको समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बीच में अंतर किया, और उन्होंने राष्ट्रवाद को एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखा जिसे हमें संदेह से देखना चाहिए, और जिसका अनुकरण करने से पहले हमें दुनिया के तमाम देशों में उसके जो नतीजे हुए हैं उस पर गौर करने की आवश्यकता है। और अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 से 1918 के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने दुनिया के कुछ देशों में व्याख्यान दिया, विशेष रूप से जापान में और कुछ अन्य देशों में, और बाद में वह नेशनलिज्म पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, और उन्होंने निश्चित रूप से हम सब जानते ही हैं इस बात को कि हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा हुआ है। और उनकी जो नेशनलिज्म पुस्तक है वह राष्ट्रवाद की एक आलोचनात्मक पड़ताल प्रस्तुत करती है। टैगोर जो हैं वो यह मानते हैं कि जो राष्ट्र होता है वो सत्ता के लिए संगठित समस्त जन के रूप में होता है, और उन्होंने आधुनिक राजनीतिक राष्ट्र राज्य को खारिज किया था, क्योंकि वे इसे एक ऐसी दैत्याकार रूप देता है जो दूसरों का नुकसान करता है। तो जो यानी कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना होती है वो एक ऐसे रूप में सामने आती है जो कि दूसरे को, जो उससे भिन्न पहचान वाले होते हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाती है, और ये दूसरों को पीछे खींचकर पैसा कमाने और हमारी आजादी पर गंभीर रोक लगाने का साधन बन जाता है। टैगोर यह मानते हैं कि हमारे पास एक उच्चतर सभ्यता का व्यापक जीवन है जो कि उच्चतर मानवता है, लेकिन उपनिवेशीकरण के कारण आजादी को संपूर्ण मानवता को आत्मसात करने के रूप में देखने की प्रवृत्ति कमजोर हुई है। उनके अनुसार भारत पर एक ऐसे राष्ट्र का प्रभुत्व और शासन है जिसका रुझान पूरी तरह से राजनीतिक है। इसलिए भारत ने भी अपने अतीत की विरासत को नजरअंदाज करते हुए अपने भीतर अपनी राजनीतिक नियति पर विश्वास कर लिया है। टैगोर इस बात पर जोर देना चाह रहे हैं कि यह जो राष्ट्रवाद की जो पूरी समझ है, अगर उनका कहना है कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को देखें तो उसके पीछे राष्ट्रवाद एक प्रमुख कारक के रूप में सामने आएगा, और यहाँ जो राष्ट्रवाद आएगा वह एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में आएगा जिसमें कि विभिन्न देशों में जो शासन करने वाले लोग हैं
वो राष्ट्रवाद की मदद से ज्यादा अपने देश के लिए अर्जित करना चाहते हैं। दूसरे संस्कृतियों पर हमला करके, दूसरे राष्ट्रों को नुकसान पहुंचाकर वो अपना फायदा सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। उपनिवेशवाद को भी वो इसी रूप में देखते हैं। तो उनका यह कहना है कि इस तरीके से जो राजनीतिक राष्ट्रवाद है, वो एक ऐसा दैत्य बन जाता है जो दूसरों की स्वतंत्रता का दुश्मन होता है, जो दूसरों की स्वतंत्रता का क्षरण करके, उसका हरण करके, उसे अपने में मिलाकर अपना फायदा पहुंचाने पर ही ध्यान केंद्रित करता है। और इस लिहाज से उन्होंने काफी तीखी आलोचना प्रस्तुत की महात्मा गांधी के आंदोलन की भी, क्योंकि जो गांधी थे वो राष्ट्रवाद के विचार को अलग नजरिए से देखते थे और उनका यह कहना था गांधी का कि जो हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है उसकी तुलना हम अन्य देशों के राष्ट्रवाद से नहीं कर सकते हैं। तो जब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो उसके पीछे एक तरह के राष्ट्रवाद की भावना ही थी कि हमारे देश का लगातार शोषण किया जा रहा है और जो उसका आर्थिक शोषण हो रहा है उसकी मुक्ति के लिए यह जरूरी है कि हम शोषण करने वाले के साथ नॉन कोऑपरेशन करें, असहयोग करें। उन्होंने यानी कि टैगोर ने इस बात पर जोर दिया कि यह जो पूरा साधन है असहयोग का, चरखा काटने का, बहिष्कार करने का, इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उनका कहना था कि भारत को अपनी मुक्ति के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए। बाद में टैगोर और गांधी के बीच में पत्राचार भी हुआ। गांधी ने टैगोर की आपत्तियों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद बहिष्करणवादी, आक्रामक और विनाशकारी नहीं है। यह स्वास्थ्यवर्धक, धार्मिक और इसीलिए मानवतावादी है। यानी कि गांधी का यह कहना था कि जो हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है उसकी जो खासियत है वह यह है कि उसमें समूहों को बाहर नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि लगातार इसमें विभिन्न अलग-अलग तरीके के जो समूह हैं उनको समाहित करने की कोशिश की जा रही है और उसमें यह कोशिश है कि वह किसी दूसरे समुदाय का दमन ना करे, बल्कि यानी कि अंग्रेज जो कि हिंदुस्तान का शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ भी एक ऐसी नीति अपनाकर उनका विरोध किया जा रहा था जिससे वो खुद अपनी गलतियों को समझे और हिंदुस्तान को आजादी दे दे। तो उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को मानवतावादी के रूप में प्रस्तुत किया और उनका यह कहना था कि लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के विचार के रूप में राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है और इसे कुछ हद तक स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसीलिए वो इसका समर्थन करते हैं और कई अन्य लोगों ने जो गांधी के साथ इस तरीके के आंदोलन में जुड़े हुए थे उन्होंने भी टैगोर के विचारों की आलोचना की या उसकी तीखी समीक्षा की। अब इस संदर्भ में जो टैगोर का जो लेखन है राष्ट्रवाद के बारे में, उसके बारे में आशीष नंदी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वह एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, सामाजिक मनोविद इनको बोला जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द इललेजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म और यह जो पुस्तक है उसे प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जो भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति करके। और इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख लेखन हैं उसका विश्लेषण किया गया है और इसमें जो गोरा, घरे बायरे जैसे उपन्यास हैं इसका विश्लेषण किया गया है और उसमें एक तरीके से ये दिखाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर अपने उपन्यासों के माध्यम से, ऐसा आशीष नंदी का मानना है कि जो राष्ट्रवाद का विचार है वह एक तरीके से निरर्थक विचार है। मिसाल के तौर पर उनका जो गोरा उपन्यास है उसका जो नायक है वह हमेशा से यानी कि अपनी युवावस्था में कदम रखने के साथ ही वह एक कट्टर राष्ट्रवादी बन जाता है, लेकिन अपने जीवन के एक पड़ाव पर जो उपन्यास का एक चरम दृश्य होता है उसे यह पता चलता है कि किस तरीके से वह एक ऐसी माँ का बेटा है जो कि हिंदुस्तान की नहीं थी और उसके पिता भी हिंदुस्तान के नहीं थे। तो इस लिहाज से जो गोरा होता है वह अपने आप को काफी विचलन की स्थिति में पाता है। तो यह एक ऐसा अंत है जहां पर वो राष्ट्रवाद का की जो पूरी एक अस्मिता होती है जिसको एक व्यक्ति रोते हुए जी रहा होता है उसकी निरर्थकता को व्यक्त करते हैं। घरे बायरे में भी इसी तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद की निरर्थकता को दिखाया है। तो जो आशीष नंदी हैं उनका मुख्य तर्क यह है
कि जो राष्ट्रवाद की आलोचना या एक निरंतर समीक्षा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रस्तुत की गई, उसने महात्मा गांधी को इस बात के लिए प्रेरित किया या इस बात के लिए इस दिशा में आगे बढ़ाया कि वे अपनी राष्ट्रवाद के प्रति ज्यादा से ज्यादा प्रश्न प्रश्न खड़े करने वाले बने। खुद वो इसे उदार बनाने की कोशिश करें, वे इसमें अलग-अलग तरीके की आवाज़ों को समाहित करने की कोशिश करें। वे इस बात के लिए सचेत रहें कि कहीं से भी हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद जो है, वो ऐसा ना बने कि वो अल्पसंख्यक समूहों का या असहमति रखने वाले, मुख्य धारा से असहमति रखने वाले समूहों का दमन करने वाला बन रहा है। तो आशीष नंदी का मुख्य तर्क यही है। तो हमें इस बात को हमेशा ही समझ कर रखने की ज़रूरत है कि राष्ट्रवाद की जो ये पूरी विचारधारा है, उसकी आलोचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब एक और तर्क जो कि हम हिंदुस्तान में जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, उससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं और वो तर्क जो है, वो आज़ादी के संघर्ष के दौरान, जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि अलग-अलग तरह की आवाज़ें, अलग-अलग तरह के विचार सामने आए थे, तो उसमें सावरकर के विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सावरकर जो हैं वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में हालाँकि उन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष है उसको उन्होंने छोड़ दिया था और वो एक दूसरे तरह की राजनीति में लग गए। 1911 में जब ये जेल में गए, तो उसके बाद इनकी राजनीति का एक अलग मोड़ आया और उसके बाद उन्होंने एक हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा हुआ लेखन किया। जाति उन्मूलन के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन 1911 के बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी संघर्ष किया एक जीवन के एक पड़ाव में 1911 तक, लेकिन उसके बाद उनका ध्यान दूसरे तरह की राजनीति में रहा। अब यह जो सावरकर का जो लेखन है, थोड़ा-सा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो थोड़ी चूक है सावरकर को लिखने में, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर की यह तस्वीर थी जिसे आप देख रहे थे। तो सावरकर के लेखन से पहले मैं एक आपका ध्यान इस बात को दिलाना चाहता हूँ कि आमतौर पर यह कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है कि वेदों में अभी मैं उस श्लोक को आपके सामने नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन श्लोकों के माध्यम से बताया जाता है कि हमेशा से ही एक समझ रही है कि हिमालय पहाड़ से लेकर जो श्रीलंका से पहले तक का जो सागर का एक जो स्थान है, उन सब की एक भारत के रूप में परिकल्पना या एक देश के रूप में परिकल्पना रही है और इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात समझने की, और इसी आधार पर कई बार जो दक्षिणपंथी विचारक होते हैं, राइट विंग के जो थिंकर होते हैं, वो यह कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो राष्ट्रवाद की बात की जाती है, वो प्राचीन काल से चली आ रही सोच है। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजों की बात आकर बना या हिंदुस्तान एक बनता हुआ राष्ट्र है, इस तरह की सोच को वो खारिज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ यह बात याद रखने की जरूरत है कि असल में जो अतीत में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के होने की बात कही जाती है, वह सही नहीं है। वह सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो एक राष्ट्र की परिकल्पना वेदों में मिलती है, उसमें कहीं से भी एक ही तरीके के विचार को थोपने की बात नहीं है। यानी कि उसमें कुछ खास पहचान बनाकर यह कहना कि अगर कोई इस पहचान के अनुरूप है, तो वो देशभक्त है या वो इस राष्ट्र का निवासी है, और अगर कोई इस पहचान के अनुरूप नहीं है, तो वो राष्ट्र की इस पूरी परिकल्पना से बहिष्कृत हो जाता है। यह जो सोच है, वो पश्चिम में उभरकर सामने आई राष्ट्रवाद की विचारधारा से ही संबंधित है और बाद में चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो गोलवलकर हो या अन्य जितने भी चिंतक हों दक्षिण पंथ से जुड़े हुए, वो आधुनिक राष्ट्रवाद की इस विचारधारा का अनुसरण करते हैं जो कि पश्चिम में उभर कर सामने आया। जो अतीत में हिंदुस्तान की एक देश के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में परिकल्पना है, वह विविधता से परिपूर्ण है। उसमें एक पहचान बनाने की बहुत जिद नहीं है। एक सोच जरूर है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक देश के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही पहचान होगी, एक ही तरीके का धर्म है, एक ही तरीके का मत होगा, ऐसी सोच उसमें नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम सावरकर के लेखन पर ध्यान दें, जो खासतौर पे उनका जो एक हिंदुत्व एक बुकलेट की तरह था जो कि प्रकाशित हुआ था 1923 में, उसमें उन्होंने एक अवधारणा दी पितृभू और पुण्य भू की, और उसमें उन्होंने कहा कि इस देश में
जो वास्तविक अर्थों में जो नागरिक हैं, वो वही हो सकते हैं जिनका कि पितृभू यानी कि जिनका जन्म स्थान और जिनका पुण्य भू यानी कि उनका जो वर्शिप प्लेस है, जहाँ वो पूजा अर्चना करते हैं, वो दोनों ही इसी देश में हो। तो ऐसी स्थिति में यह जो पूरी सोच थी वो मुस्लिमों को या ईसाइयों को या पारसियों को, जो कि जिनका कि पूरा एक पुण्य भू जो है, जो वर्शिप करने का जो उनका प्लेस है, वो देश के बाहर है, उनको उनको इस जो राष्ट्रवाद है, उसके दायरे से उनका बहिष्करण करती है। तो ये एक सोच थी जो कि सावरकर के लेखन में थी और बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि यहीं से एक द्विराष्ट्र का या टू नेशन थ्योरी का आधार भी निकलता है। लेकिन इस संदर्भ में हमें जिन्ना के विचारों को भी देखना होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एक शुरुआती दौर में एक सेक्युलर लीडर के रूप में थे। बाल गंगाधर तिलक के साथ इनका जुड़ाव था और सरोजिनी नायडू ने इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। लेकिन बाद के दौर में इन्होंने मुस्लिम लीग की राजनीति करते हुए काफ़ी हद तक एक सांप्रदायिक राजनीति को अपना लिया। काफ़ी हद तक नहीं, पूरी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति को अपना लिया और उन्होंने एक 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत है जो असल में काफ़ी 1930 के दशक से ही कुछ हद तक इकबाल के लेखन में और बाद के दौर में रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान की जो एक पूरी अवधारणा दी गई, उसके माध्यम से एक जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत आ रहा था, खासतौर पर मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की बात, उसको एक मूर्त रूप देने का काम उन्होंने 1940 में किया, जब मुस्लिम लीग ने एक पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब कई बार यह कहा जाता है, खासतौर पर इकबाल के बारे में, कि वो मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र के बजाय वो ये चाहते थे कि उनके अधिकारों की सुरक्षा करने वाला एक ऐसा क्षेत्र बने। और कई सारे जो इतिहासकार हैं, उनका भी कई बार ये कहना होता है कि शायद जिन्ना इस सीमा तक नहीं जाना चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने डायरेक्ट एक्शन के कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसके बाद इस सीमा तक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके चलते काफ़ी खून खराबा हुआ और आखिरकार जिसका नतीजा देश के विभाजन के रूप में सामने आया। अब जो जिन्ना थे, उन्होंने 1946 में ये कहा था कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर गली में 2 राष्ट्र हैं। जहाँ भी मुस्लिम है वो मुस्लिम राष्ट्र है और जहाँ भी हिंदू है वो हिंदू राष्ट्र है। तो यह जो एक पूरी सोच थी, उसकी निरर्थकता बाद में बांग्लादेश के निर्माण से सामने भी आई, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हैं वो भले एक ही भाग थे और दोनों का जो एक देश के रूप में गठन हुआ था वह इस्लाम या धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन उनका बंटवारा हुआ क्योंकि फिर भाषा का सवाल आ गया। तो यह एक तरीके से धर्म के आधार पर राष्ट्र की परिकल्पना की निरर्थकता को भी दिखाता है। अब अगर हम बहुत अलग-अलग तरीकों से हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद के परीक्षण पर नजर डालें, तो हम यह देखेंगे कि जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने काफ़ी तीखी आलोचना की है या राष्ट्रवाद की सीमाओं को बताया है, विशेष रूप से जो पूंजीपतियों की इसमें भूमिका रही है, उसके संदर्भ में, कि किस तरीके से राष्ट्रवाद जो है वो बुर्जुआ जो वर्ग था, उसके हाथों में या उसके हितों को साधने वाला एक साधन बना। यानी कि जिस रूप में भी जो कैपिटलिस्ट क्लास था, उसने अपने हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग करना चाहा, उस रूप में उसने किया। सबल्टर्न जो इतिहासकार हैं, वो बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि जिससे भारत का मुख्य राष्ट्रवाद या मुख्य धारा का राष्ट्रवाद कहा गया, उसमें जो सबल्टर्न क्लासेस थी, जो निम्न वर्ग थे, उनकी आवाज़ों को तरजीह नहीं दी गई। उसी तरीके से अलग-अलग समूह जो हैं, वो राष्ट्रवाद या भारत के राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। और वर्तमान समय में भी हम यह देख सकते हैं कि हमारे देश के कई भागों में कुछ समूह ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रवाद को संदेह की नज़र से देखते हैं या उस पर अपना विश्वास नहीं जताते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि देश के कुछ भागों में सेसेशन या पृथकतावादी आंदोलन चलता है। लेकिन जो राष्ट्रवाद की पूरी संकल्पना जो हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने अपने संविधान के माध्यम से स्वीकार किया है, उसमें सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी समूह का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार देने की बात कही गई है।
और वो एक ऐसा समावेशी राज्य या राष्ट्र राज्य बनाने की परिकल्पना है जिसमें हर कोई अपनी असहमति को भी व्यक्त कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से शायद राष्ट्र राज्य की सीमा या राष्ट्र राज्य की जो पूरी परिकल्पना होती है उसकी यह सीमा होती है कि एक सीमा से ज्यादा या एक जो एक लक्ष्मण रेखा जिसे हम कह सकते हैं उसको पार करते हुए अगर कोई आलोचना करता है तो शायद उसे उसका दमन या उसे सजा देने की एक प्रवृत्ति हर तरीके के राष्ट्र राज्य में होती है और संवैधानिक रूप से या कानूनी स्तर पर उसकी व्यवस्था होती है। बहरहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह कि वर्तमान समय में अलग अलग धाराओं से भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचनाएं सामने आ रही हैं और भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के अलग अलग तरीके से प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन जिस रूप में हमने अपने संविधान को अपनाया और उस संविधान में जिस तरह की राष्ट्रवाद की परिकल्पना सामने आती है वह एक समावेशी यानी कि इंक्लूसिव राष्ट्रवाद की है। वो उसी तरीके के राष्ट्रवाद की परिकल्पना है जिसकी बात 1980 के दशक में बहुसंस्कृतिवादी चिंतक कर रहे हैं पश्चिमी देशों में कि जो अलग अलग समूह हैं, अलग अलग विविध समूह, सांस्कृतिक समूह है एक राष्ट्र राज्य के भीतर, उन्हें एकोमोडेट करने की बात की जा रही है। जो हम लोगों ने विल किमलिका का लेखन देखा, सेल्फ गवर्नेंस का जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो राइट है, स्वशासन का जो अधिकार है, जो हमने देखा वो, तो उसकी एक परिकल्पना हिंदुस्तान के संविधान में है कि किस तरीके से अलग अलग समूह जो हैं उनको फेडरल सिस्टम के माध्यम से या फिर एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्हें कुछ ऐसा अधिकार दिया जाए जैसे आदिवासियों के लिए यह प्रावधान था, हाल के समय तक जम्मू और कश्मीर के लिए भी था कि वो अपने एक स्वशासन के अधिकार को हासिल कर पाए। लेकिन अगर मैं अगर इस पूरी चर्चा को यहाँ पर समेटते हुए इस बिंदु पर जोड़ दूं कि जो तीसरी दुनिया का राष्ट्रवाद है या जो भारत जैसे देशों का जो राष्ट्रवाद है वह पश्चिम के राष्ट्रवाद से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है वो हिंदुस्तान के लोगों की या किसी भी तीसरे देश के लोगों की अपने अनुभवों की है और अपने अनुभवों से सीखते हुए इन देशों ने अपने लिए राष्ट्रवाद की निर्मित की है। और ये जो राष्ट्रवाद है वह काफी हद तक लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। और हम देखेंगे, अगर हम सिर्फ भारत के संदर्भ में देखें तो नई नई चुनौतियों का सामना खुद लोग या जो हिंदुस्तान का संविधान और उसकी व्यवस्था है वह करते रहे हैं। तो यह जो एक पूरी संकल्पना है वो बिल्कुल पश्चिम से अलग हो जाती है, क्योंकि पश्चिम की संकल्पना में मुख्य रूप से ज्यादातर इसी बात पर जोर दिया गया है कि किस तरीके से एक समरूपी राष्ट्र राज्य के भीतर अल्पसंख्यकों की आवाजों को कुछ हद तक समायोजित किया जाए। लेकिन जिस राष्ट्र राज्य की यात्रा हिंदुस्तान ने शुरू की उसमें आरंभ से ही यह बात थी। तो राष्ट्रवाद की पूरी विचारधारा की हमने कई आलोचनाएं भी देखी और हमने यह भी समझने की कोशिश की कि समकालीन समय में किस तरह की प्रवृत्तियां राष्ट्रवाद के वाद विवाद को लेकर आ रही हैं। मैंने आपको इस तरफ जरूर इशारा किया कि एक जो प्रवृत्ति है कंजर्वेटिव थिंकिंग की वो हर राष्ट्रवाद के भीतर हाल के समय में उभर कर सामने आई है। लेकिन अगर हम राष्ट्रवाद की पूरी संकल्पना को देखते हैं तो हमें कुछ बातों को अवश्य याद रखना चाहिए। एक कि राष्ट्रवाद जो है वह वर्तमान विश्व का एक सत्य है, एक हकीकत है। और यह ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया हमेशा से ही राष्ट्रवाद के नाम पर संगठित रही है, जो कि इस विचार की एक मजबूती का या इसकी प्रामाणिक रूप से स्थापित हो जाने को दर्शाता है। दूसरी बात जो इसमें ये है वो ये कि जो भी लोकतांत्रिक देश हैं जैसे कि हिंदुस्तान या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ब्रिटेन, वो खुद को इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि वे विविधता को और ज्यादा समायोजित कर पाए, क्योंकि यही जो चीज है वो उनके लोकतंत्र को और मजबूती दे सकती है। तो लोकतंत्र या लोकतंत्र को अपनाने की प्रवृत्ति ने राष्ट्रवाद को ज्यादा उदार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हालांकि समय समय पर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो भी सामने आती हैं और कई बार जो राष्ट्रवाद है वो संकुचित तरीके से सामने आता है। तीसरे स्तर पर जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की विचारधारा है, ग्लोबल जस्टिस की बात है या फिर मल्टीकल्चरल सोसाइटी की बात है, वो एक ऐसे डेवलपमेंट के रूप में सामने आए हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को चुनौती दी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रवाद का विचार जो है वह
पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो रहा है, बल्कि उसकी प्रासंगिकता या उसकी मजबूती ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यद्यपि हिटलर या मुसोलिनी जो कि अल्ट्रा नेशनलिज्म को अपनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हुए थे, अब उस प्रवृत्ति के साथ कोई दल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ देश जरूर ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रवाद के नाम पर एक खास तरीके के शासन को वैधता देने का काम किया जाता है। तो अभी भी राष्ट्रवाद एक नकारात्मक अर्थ में दुनिया के कुछ देशों में मौजूद है, और यह एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में मौजूद है जिसका कि किसी समूह के द्वारा बहुत ही नकारात्मक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए तमाम अन्य वैल्यूज या विचारधाराओं की तरह से राष्ट्रवाद भी एक कॉन्टेस्टेड विचार के रूप में है, और निश्चित रूप से यह इस पर निर्भर करता है कि राष्ट्रवाद कैसा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस देश के भीतर इसे अपनाया जा रहा है, उस देश के नागरिकों की राजनीतिक चेतना किस रूप में है। तो वह बहुत जरूरी है एक समाज को बेहतर दिशा में ले जाने की। मुझे ये उम्मीद है कि राष्ट्रवाद के बारे में इस पूरी चर्चा में आप राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कुछ पश्चिमी और हिंदुस्तान की विचारकों की जो समझ है उसे आप समझ पाए होंगे, उसकी एक समझ बना पाए होंगे कि किस तरीके से पश्चिम के चिंतकों ने इसे देखा, और भारत में भी कुछ विचारों को मोटे तौर पर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और आगे आप अन्य पुस्तकों को पढ़ते हुए इन पहलुओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज की इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। आगे हम मिलेंगे और एक नई विचारधारा पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।